Namaste. Welcome to this new episode of Humans of Mahabharat with Bhavna Didi and me. Where we discuss different characters from the Mahabharata और उनसे हम क्या सीख सकते हैं. आज हम बात करेंगे अभिमन्यु की. A character everyone knows about. कौन है जो अभिमन्यु के बारे में ना जानता हो दीदी? My favorite. हाँ. अभिमन्यु बहुत पसंद है मुझे. अभिमन्यु था अर्जुन का बेटा, लेकिन माँ थी सुभद्रा, श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा. और दिलचस्प कहानी है. इंसिडेंटली एक बहुत ही प्यारी सी डिटेल अबाउट सुभद्रा. तो बैक स्टोरी पे जा रही हूँ, क्योंकि द्रौपदी माँ के 5 पति थे. हाँ. लेकिन श्री कृष्ण ने एडवाइस दिया था कि 1 साल के लिए एक ही पति होगा. तो एक पति के पास वापस द्रौपदी माँ 4 साल बाद आती थी. तो उन पांडवों को ये परमिशन द्रौपदी माँ ने दी कि आप दूसरी बीवियाँ भी रख सकते हैं. ओके, क्योंकि मैं तो 8 साल में एक बार ही आपके पास आऊँगी, तो आप दूसरी बीवियाँ भी रख लें. लेकिन एक मेरी कंडीशन है कि मेरी राजमहल में आपकी कोई भी बीवी नहीं आ सकती है. राजमहल सिर्फ मेरा है. तो 5 पांडव ने ये अग्री कर लिया था, और 5 पांडवों की दूसरी बीवियाँ भी थीं. लेकिन सुभद्रा, जो अर्जुन की दूसरी बीवी थी, द्रौपदी माँ ने सुभद्रा को परमिशन दे दी कि चलो तुम भी राजमहल में आ जाओ. तो अब सुभद्रा प्रेग्नेंट थी अभिमन्यु के साथ. और सुभद्रा को वॉर शास्त्र में बैटल स्ट्रैटेजी में बहुत इंटरेस्ट था. तो अर्जुन को मज़ा आता था उन्हें सिखाने का. और बैटल स्ट्रैटेजीज और फॉर्मेशंस ये सब बैठ करके घंटों सुभद्रा को वो सुनाते थे. किस पति को अच्छा नहीं लगता है कि बीवी उसकी बातें हर बात सुन रही है. हाँ, सुभद्रा को वैसे इंटरेस्ट भी था इसमें. तो इंटरेस्टिंग बातें करो ना. तो एक रात अर्जुन ने डिसाइड किया कि मैं चक्रव्यूह जो फॉर्मेशन है, बैटल स्ट्रैटेजी, वो मैं सुभद्रा को समझाऊंगा. तो लिया एक सारे डिज़ाइन के सामग्र और चक्रव्यूह समझाने में वॉरियर थे वो, तो वो खो गए. अब सुभद्रा बहुत ही एविडली सुन रही थी ये चक्रव्यूह की बैटल स्ट्रैटेजी और बैटल फॉर्मेशन. तो उन्होंने अटेंटिवली सुना कि ये चक्रव्यूह जो बैटल फॉर्मेशन जो है, इसमें घुसा कैसे जाता है. लेकिन अर्जुन तो खो गए थे अपने इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट में. अब जब अर्जुन ये समझाने लगे कि चक्रव्यूह जो फॉर्मेशन है, इससे निकला कैसे जाता है, क्योंकि अर्जुन जानते थे, तो सुभद्रा माँ सो गई. ओके. और तो एक बोलूं मैं, एक अलग असाइड, क्योंकि आप और शिवानी मेरी वाइफ है. आपको वो जो 2008 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, उसमें बहुत रुचि. और मैं भी एक ऐसे कागज़ लेके, क्योंकि मैं बैंकर रहा था, मुझे याद है मैं सब समझा रहा था, और बीच में मुझे लग रहा था कि शिवानी को नींद आ रही है. बोर हो गई वो मुझसे. फिर से समझाना. क्योंकि आई एम श्योर शिवानी को भी इंटरेस्ट है इसमें. बट कमिंग बैक, तो अर्जुन जब ये समझा रहे थे कि चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकला जाता है, तो सुभद्रा माँ सो गई. कारणवश अभिमन्यु सीख नहीं पाए कि चक्रव्यूह से निकला कैसे जाता है. मैं बोलूँ अमीश, आजकल जो मॉडर्न साइंस है वो भी बता रही है कि जब माँ प्रेग्नेंट होती है, तो अंदर जो फीटस होता है वो सुन रहा है, महसूस कर रहा है और सीख रहा है. स्पेशली तीसरे ट्राइमेस्टर में, लास्ट 3 महीनों में, जो फीटस माँ के अंदर जो पेट में होते हैं, गर्भ में होते हैं, वो सीख रहे हैं. म्यूज़िक सीख रहे हैं, रिदम सीख रहे हैं, माँ के मूड से सीख रहे हैं. तो ये कॉन्शियसनेस अब साइंस भी बता रही है, जो महाभारत में ऋषि व्यास ने लिखा. लेकिन ये तो मतलब हमारे पूर्वज भी कहते, मैं माँ भी कहती थी और पिताजी भी, कि घर में अगर पूरे परिवार में कोई भी औरत प्रेग्नेंट हो
तो मेक श्योर दैट शी इज इन अ गुड मूड. Everyone should make sure that she is happy. She should listen to positive things, क्योंकि उस सब का प्रभाव बच्चे पर पड़ता है. तो ये तो हमारी परंपरा में थी. हाँ. लेकिन हाँ, अभी साइंस भी बता रहा है, तो शायद कुछ और लोग भी मानेंगे. तो रॉक म्यूजिक मत सुनो, क्लासिकल म्यूजिक सुनो, हिंदुस्तानी शास्त्रीय इतना बुरा नहीं है. हाँ, एसिड मेटल मत सुनो. ठीक है. तो ये हादसा हुआ. हाँ. कि अभिमन्यु सीख नहीं पाए चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकलना. जब वो पैदा हुए तो एस्ट्रोलॉजर्स ने बोला कि इस बच्चे की जिंदगी बहुत ही इम्पैक्टफुल, बहुत महत्वपूर्ण होगी. Renowned industrialist Mr. Harshvardhan Neotia on the Mahabharata. Abhimanyu, the son of Arjun and Shubhadra, the nephew of Krishna. Born into a family of heroes, his story is one of brilliance, courage, and heartbreak. Even before he was born, Abhimanyu was learning. While in his mother's womb, he listened as Arjuna explained the secrets of the mighty battle formation, the Chakravyuh. But fate intervened. Subhadra fell asleep before Arjun could finish. And so, the unborn child learned how to enter the Chakravyuh, but not how to come out of it. By the age 16, Abhimanyu was already a warrior beyond compare. Trained by his father, guided by Krishna, he was quick, fearless, and full of light. When the great war of Kurukshetra began, he fought beside the mightiest and matched them blow for blow. His courage inspired everyone around him, but that same courage led him to his end. On the 13th day of the battle, when the Kauravas formed the deadly Chakravyuh and Arjun was far away, Abhimanyu stepped forward. He knew what it meant, that he might not return. Yet he chose to go because his people needed him. Inside the formation, he fought like a storm, defeating warriors far older and stronger than himself. But once trapped, the battle turned unfair. Surrounded by many who attacked together, he fought on with nothing but a broken chariot wheel until he fell. A young life, full of promise, cut short in the name of duty. Abhimanyu's story is not just about war. It's about every young person who steps into the world with courage but without complete guidance. Every student, every dreamer, every professional who faces challenges without full preparation. His life tells us, bravery is noble, but knowledge completes it. Be fearless, but seek understanding. Ask, learn, prepare, because true courage isn't just stepping forward, it's knowing how to find your way back. Abhimanyu, forever 16, forever brave, the young lion who taught the world that courage and wisdom must walk hand in hand. बचपन से बाप तो अर्जुन थे. अर्जुन ने वॉर स्ट्रैटेजी और वॉर शस्त्र ज्ञान दिया. अच्छा, मामा श्री कृष्ण थे, तो श्री कृष्ण से भी सीख मिली. नॉट ओनली बैटल बट हर तरह का ज्ञान, हर तरह का शास्त्र अभिमन्यु ने बचपन में सीखा. अच्छा, अभिमन्यु की बाद में शादी भी एक बहुत ही केपेबल औरत से हुई, उत्तरा, राजा विराट की बेटी. उत्तरा या उत्तरी, हाँ, कई जगहों पे उत्तरी भी उत्तरी कहा जाता है, कभी उत्तरा कहा जाता है. तो शादी ऐसे हुई कि जब पांडवों का जब अज्ञात वर्ष था, 13वां साल एग्जाइल में, तो वो मत्स्य देश में रहते थे राजा विराट के पास, जिनकी रानी थी रानी सुदेशना. और राजा विराट को भी नहीं मालूम था कि ये जो 5 लोग हमारे साथ रह रहे हैं वो पांडव हैं, क्योंकि वो हाइडिंग में थे, है कि नहीं. उस समय सुभद्रा और अभिमन्यु कहाँ थे? वो द्वारका में थे श्री कृष्ण के पास. और तो यहाँ पे तो जो युधिष्ठिर थे वो थे कंक, एडवाइज़र टू राजा विराट.
और अर्जुन थे बृहन्नला जो डांस टीचर थे, है ना? ट्रांसजेंडर डांस टीचर। भीम थे बल्लभ, कुक थे किचन में, किचन इंचार्ज। और नकुल थे दमग्रंथ, हॉर्स ग्रूमर। और सहदेव थे तांतिपल, गाय को संभालते थे वो। अब जब पता चला कि ये तो पांडव हैं, तो राजा विराट ने बोला कि अर्जुन आप मेरी बेटी उत्तरा से शादी कर लें। तो अर्जुन ने बोला कि नहीं, मैं तो गुरु था, मैंने तो बृहन्नला रूपी नृत्य सिखाया है उत्तरा को, तो मैं नहीं, लेकिन उत्तरा की शादी मेरे बेटे अभिमन्यु से कर दी जाए। प्यारी कहानी है ना? बहुत प्यारी कहानी। अभिमन्यु बचपन से ही स्पेशल था। स्पेशल, बहुत स्पेशल, बहुत स्पेशल। लेकिन फिर युद्ध जारी हो गया, कुरुक्षेत्र। और 18 दिन का युद्ध था अमीश। और 12th डे द्रोण ने एक भयंकर डिसीजन लिया 12th डे पर कि 13th डे की बैटल स्ट्रैटेजी क्या होगी। अब ये बैटल स्ट्रैटेजी के पीछे भी एक बैक स्टोरी है, सुना दूं? हाँ, जरूर सुने, जरूर। ठीक है, तो बैक स्टोरी ये है कि जो इंद्रदेव थे, वो कर्ण के पास गए, है ना? क्योंकि इंद्रदेव असल में अर्जुन के पिताजी थे। हर बाप अपने बेटे को प्रोटेक्ट करना चाहता है, तो इंद्रदेव कर्ण के पास गए कि आपका ये जो कवच और कुंडल है, अच्छा वो डिस्गाइज अपने आप को डिस्गाइज करके गए एज एन ओल्ड ऋषि, और बोले कि आप तो दानवीर कर्ण हैं, मुझे आपका कवच और कुंडल चाहिए। दानवीर कर्ण से थे, एक्चुअली उन्होंने अपने शरीर से रिप अपार्ट करके दिया, क्योंकि कर्ण वॉज बॉर्न विद कवच एंड कुंडल एज अ ब्लेसिंग फ्रॉम हिज फादर, अटैच था उनके बॉडी का, लॉर्ड सूर्य। तो अपने शरीर से रिप अपार्ट करके उन्होंने कवच और कुंडल इंद्रदेव को दे दिए। अब इंद्रदेव ने ले तो लिए, अपने बच्चे को प्रोटेक्ट कर रहे थे, लेकिन वो बहुत इम्प्रेस्ड हो गए कर्ण से, और कर्ण को उन्होंने इंद्रास्त्र दिया, जो बहुत ही पावरफुल एक वेपन था, और बोला कर्ण तुम मेरे इंद्रास्त्र को सिर्फ जिंदगी में एक बार इसे यूज़ कर सकोगे, उसके बाद ये तुम खो डालोगे। कर्ण ने निर्णय किया कि इंद्रास्त्रों में अर्जुन पर ही यूज़ करूँगा। अब द्रोण ये जानते थे कि श्री कृष्ण भी ये जानते हैं, और श्री कृष्ण हमेशा अर्जुन को कर्ण से दूर रखते थे। तो अगर कुरुक्षेत्र के एक कोने में कर्ण है, तो श्री कृष्ण अर्जुन को कुरुक्षेत्र के दूसरे कोने पे ले जाते थे टू प्रोटेक्ट अर्जुन फ्रॉम द इंद्रास्त्र। अब द्रोण ने 13th डे को बोला कर्ण तुम मेरे पास रहोगे, क्योंकि वो जानते थे अगर कर्ण पास में है तो श्री कृष्ण अर्जुन को तो दूर रखेंगे। हाँ, दूर रखेंगे, क्योंकि सिर्फ एक अर्जुन था जो चक्रव्यूह को तोड़ सकता था। हाँ, अंदर भी और बाहर जाने के लिए भी। हाँ। अब द्रोण ने क्या किया कि चक्रव्यूह बनाया, और चक्रव्यूह में बीच में कैद कर लिया पांडवों की आर्मी को। अब पांडवों को तो अपनी आर्मी को बचाना पड़ेगा ना। अब अर्जुन तो थे नहीं, तो ये पांडव, और साथ में था अभिमन्यु, 16 साल का था अभिमन्यु, 16 साल का। और युधिष्ठिर ने बोला कि अब क्या करेंगे, अर्जुन ही जानता है चक्रव्यूह में अंदर घुसना और बाहर आना, अब क्या करें, सारी की सारी आर्मी तो अंदर फंसा दी द्रोण ने। अभिमन्यु बोल पड़ा कि ताऊ जी मैं जानता हूँ चक्रव्यूह में घुसना। तो युधिष्ठिर ने बोला तुम कैसे जानते हो चक्रव्यूह में घुसना? तो बोला मैंने सुना था, माँ के पेट में था और पिताजी ने माँ को समझाया था, लेकिन एक प्रॉब्लम है। तो युधिष्ठिर बोले क्या प्रॉब्लम है? मैं बाहर निकलना नहीं सीख पाया, तो चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल सकता। तो युधिष्ठिर बोले नॉट टू वरी, तुम घुसो, हम तुम्हारे पीछे पीछे हैं अभिमन्यु। अभिमन्यु घुस गया, लेकिन जयद्रथ आ गए और बाकी किसी को घुसने नहीं दिया। तो अभिमन्यु चक्रव्यूह में अकेले घुस गया। शूरवीर था, लड़ाई चालू की, अकेला था, सराउंडेड बाय
his uncles and cousins, Duryodhan, Dushasan, Karn, Dron, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, दुर्योधन के बेटे लक्ष्मण, दुशासन का बेटा, कजिन्स थे, भाई थे अभिमन्यु के, अकेला लड़ रहा है। धनुष बाण उठाया, धनुष बाण तोड़ डाला। तो उसने तलवार उठाई, तलवार तोड़ डाली। तो उसने भाला उठाया, भाला तोड़ डाला। तो उसने चैरियट की व्हील उठा ली। Which is the famous हाँ is thing that most Indians recognize Abhimanyu as holding the chariot wheel. हाँ अगर हथियार टूट गए तो हाँ। जो भी है उसके साथ लड़ेंगे। लड़ेंगे। और ये सारे हार नहीं मानी। लाइक हाइनास ना, दे वर सराउंडिंग हिम लाइक हाइनास। और दुर्योधन के बेटे लक्ष्मण को अभिमन्यु ने मार डाला। फिर दुशासन के बेटे ने अपने भाले से अभिमन्यु के सर पे वार किया। अभिमन्यु गिर गया और फिर सब छपट टूट गए पड़े। और उसे फाड़ डाला 16 साल के बच्चे को। लेकिन वो लड़ा, है ना। तो वो था अभिमन्यु। और ये जो बाहर थे सारे उसके चाचा, उसके ताऊ, सब लोग उसकी चीख नहीं सुन रहे थे, उसकी रोर सुन रहे थे। यू नो कि शेर के जैसे, शेर का बच्चा था, हाँ, है ना। हाँ। और मर गया वो। बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं ना अभिमन्यु से, हाँ, बहुत सारी चीजें। बहुत चीजें सीखते हैं। सबसे पहले तो ब्रेवरी ना, हाँ, कि- जिंदा दिली, करेज। जो भी सिचुएशन जो भी हो, हाँ अगर आप लड़ोगे तो ठीक है, अगर जीते भी नहीं तो मृत्यु तो शानदार होगी। हाँ, छोटी सी जिंदगी। हाँ, आज भी लोग उसे याद हाँ। करते हैं, उसे सीखते हैं। हाँ और उसका, अगर वो मर भी गया लेकिन उसका प्रभाव पूरे युद्ध पर पड़ा, क्योंकि अभिमन्यु के कारण ही फिर अगले दिन अर्जुन ने जैसा युद्ध किया। प्रभु श्री कृष्ण बहुत कुछ कर पाए, लीला करी। तो अभिमन्यु की मृत्यु जो थी जाया नहीं गई, क्योंकि उसका प्रभाव पड़ा पूरे महाभारत के युद्ध पर। एक ऐसा ही एक बैटल था आधुनिक युग में जिसका प्रभाव आज तक पड़ रहा है, वो था बैटल ऑफ रेजांगला 1962। रेजांगला 1962, जो भारत चीन की जो लड़ाई हुई थी, वहाँ पे हमारे सिर्फ 120 सैनिक थे, सिर्फ 120, चाइनीज़ के 3000। और अगर कई लोग कहते हैं अगर हम वो बैटल हार जाते तो शायद हम लद्दाख भी हार जाते 1962 में। कुमाऊं रेजिमेंट के एक कंपनी थी, ज़्यादातर आहेर सोल्जर थे। आहेर जो यादव हैं, यदुवंश, प्रभु श्री कृष्ण की कम्युनिटी, उन्हीं का संप्रदाय। सबके सब अहीर थे ज़्यादातर, जहाँ तक मुझे याद है। मेजर शैतान सिंह उनके लीडर थे। 120 उनको आदेश मिला अपने कमांड से कि रिट्रीट कर जाओ, क्योंकि 3000 चीनी आ रहे हैं, तुम उनसे लड़ नहीं पाओगे। सिर्फ 120 थे। और आर्टिलरी फायर भी नहीं हो सकता, आर्टिलरी जो बड़े जो गन्स होते हैं वो भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि टेरेन ही ऐसा था पूरा, मतलब शेयर माउंटेन हाइट, आर्टिलरी करें कैसे। और 1962 में बोफोर्स गन्स नहीं थे। बोफोर्स गन भी नहीं था, तो टेरेन भी ऐसा था कि आर्टिलरी गन का इस्तेमाल भी किया नहीं जा सकता था 16,000 फीट पे। तो जो 3,000 जो चाइनीज़ आ रहे थे, अगर ठीक है कुछ बोफोर्स गन होते तो उन्हें रोक दिया जाता, लेकिन भाई किया ही नहीं जा सकता था। तो ये 120 सोल्जर्स को आदेश दिया गया, ऑर्डर्स दिया गया कि रिट्रीट कर लो। इन्होंने नहीं किया लड़ते रहे। जहाँ तक मुझे ज्ञात है 120 में से 114 मारे गए। मेजर शैतान सिंह भी, उन्हें परमवीर चक्र मिला। सबसे हाईएस्ट जो पोस्ट होता है, 3000 चाइनीज़ में सैकड़ों को उन्होंने मार दिया, सैकड़ों को। और चूंकि वो लोग लड़ते रहे, लद्दाख आज भी भारत में है। तो लद्दाख भी शायद चला गया होता उस ज़माने में। अक्साई चीन तो चाइनीज़ ने कब्ज़ा कर लिया था, अक्साई चीन भी तो हमारा ही था। ये 114 120 में से मृत्यु तो हुई उनकी,
शानदार मृत्यु हुई और आज भी लोग उन्हें याद रखते हैं। और उनकी जो मृत्यु जो थी उसका प्रभाव आज भी है कि लद्दाख हमारे पास है। मेजर शैतान सिंह जो थे, उन्होंने मोर्चा संभाला था, वो लीडर थे इनके। और आई थिंक एक मूवी भी बन रही है इनके ऊपर, इस बैटल के ऊपर फरहान अख्तर बना रहा है। आई थिंक नाम है 120 या समथिंग। आई कांट वेट फॉर द मूवी टू कम आउट। लेकिन ये भी अभिमन्यु से कहाँ कम थे। 20वीं सदी के अभिमन्यु 20वीं सदी के अभिमन्यु जो हाँ लड़ते लड़ते मृत्यु को गले लगाया, लेकिन पीछे नहीं हटे। एक चीज़ मैं बोलूँगी अभिमन्यु के बारे में, स्पेशली यहाँ जो मेजर शैतान सिंह और ये 120 हमारे भारतीय सोल्जर्स, इनने अपने सीनियर्स की नहीं सुनी और करा जो उन्हें करना था, है ना। शेयर बेवरी, शेयर करेज, दे डिड द करेक्ट थिंग, है ना। लेकिन यहाँ जो तुम देखो, अभिमन्यु 16 साल का था, जो बच्चा था। बड़ों का भी तो कोई कर्तव्य बनता है, कोई दायित्व बनता है कि जब अभिमन्यु ने खुद बोला युधिष्ठिर से कि ताऊजी मैं घुसना जानता हूँ, निकलना नहीं जानता, तो ये कैसे ताऊजी थे कि पीछे रह गए और बच्चे को भेज दिया कि वो निकलना नहीं जानता है। तो जो यूथ होता है ना, यूथ में एक दे फील दे विल नेवर डाई। एक यूथ की एक एग्जूबरेंस, ये खूबसूरती है यूथ की, है ना। लेकिन बड़ों का तो दायित्व बनता है कि हाँ, रिस्क टेकिंग सिखाओ, कैलकुलेटेड रिस्क टेकिंग, रिजिलियंट बनाओ, शूरवीर बनाओ, लेकिन प्रोटेक्ट भी तो करो। क्योंकि कॉशन भी, हाँ, डरपोक मत बनाओ, लेकिन उन्हें संभालना तो तुम्हारा काम है ना, जब तक वो खुद बड़े ना हो जाए। हाँ, तो एक बैलेंस रखना। यहाँ ये बड़े पीछे रह गए ना कि अभिमन्यु को प्रोटेक्ट नहीं किया। और ये सिर्फ मैं बच्चों के प्रोटेक्शन के बारे में नहीं कहूँगा, मैं जीनियस के प्रोटेक्शन के बारे में। अभिमन्यु क्लियरली जीनियस था, लेकिन जीनियस को उभरने में भी समय लगता है। हाँ। क्योंकि जीनियस क्या है, मतलब आप एक हीरे हैं, उसे तराशा जाना चाहिए, उसे इट हैज़ टू बी कट इनटू इट हैज़ टू बी पॉलिश्ड, राइट। तो एंड प्रोटेक्टेड। तो अगर आप एल्डर्स हैं, सिर्फ माँ बाप नहीं, एल्डर्स हैं, तो आपका दायित्व है कि आप जीनियस को प्रोटेक्ट करें, क्योंकि जब जीनियस बड़ा होगा तभी तो समाज का फायदा होगा, बिकॉज जीनियस इज सो रेयर। तो आप जीनियस को ट्रेन करिए, प्रोटेक्ट करिए। जितनी ट्रेनिंग उसकी, मतलब एक तरह से ये भी है कि अगर आपके पास जीनियस हो लेकिन कंप्लीट ट्रेनिंग ना हो, तब भी कठिनाई हो सकती है। जीनियस के लिए भी ये हार्मफुल हो सकता है। Correct. ट्रेनिंग कंप्लीट होनी चाहिए, इनकम्प्लीट ट्रेनिंग नहीं होनी चाहिए। तो शायद ये भी हम सीख सकते हैं कि एल्डर्स का दायित्व क्या है जब वो किसी बच्चे में जीनियस देखते हैं, कि उसे तराशा जाए, उसे ट्रेन किया जाए और उसे प्रोटेक्ट किया जाए, तब कि वो जीनियस खुद अडल्ट बन के खुद अपना प्रोटेक्शन ना कर पाए और दूसरों का भी प्रोटेक्शन। अच्छा, और ये यंग लोगों के लिए भी तो मैसेज है कि टैलेंट कितना भी हो, अपनी ट्रेनिंग, अपनी लर्निंग में जल्दबाजी मत करो, पेशेंस रखो। और ट्रेनिंग अधूरी मत छोड़ो, मेहनत करो और ट्रेनिंग कंप्लीट करो भाई। correct. नहीं तो कंप्लीट ट्रेनिंग नहीं हुई तो जीनियस को भी प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। अभिमन्यु की तरह आप भी चक्रव्यूह में फंस सकते हैं आप। हाँ, अगर तो कंप्लीट ट्रेनिंग नहीं हो। जीनियस जितना भी हो, आपको ट्रेनिंग तो करना पड़ेगा। ये भी है लेकिन कि अमीश, एक तरह से कंप्लीट ट्रेनिंग कभी हो ही नहीं सकती है ज़िंदगी। मतलब ये भी समझना चाहिए कि कभी ना कभी तो उतरना है ना कुरुक्षेत्र पे, क्योंकि कंप्लीट ट्रेनिंग कब होगी। करेक्ट। ये भी समझना। और फिर ये होता है कि कुछ एक वो क्षण होते हैं अमीश, जब तुम अंदर, तुम्हारा चरित्र क्या है ना, वो उभर के ऊपर आता है। बोलना तो बोल बच्चन सब हो सकते हैं, लेकिन जब वो क्षण आया, अभिमन्यु का चरित्र ऊपर आया कि वो घुस गया, या फिर तुम
तुम्हारी कायरता भी ऊपर आ सकती है कि तुम भागो उस समय, अपने आप को बहुत शूरवीर समझते हो, लेकिन वो क्षण आता है जब हमारी अपने खुद से मुलाकात होती है इन अ टाइम ऑफ क्राइसिस कि हम क्या हैं। आपका असली चरित्र तो तभी निकलता है, क्योंकि ये वर्च्यू सिग्नलिंग करना तो बहुत आसान है। मैं इसके लिए लड़ रहा हूँ, मैं एनवायरनमेंट के लिए लड़ रहा हूँ, मैं उसके लिए लड़ रहा हूँ। भाई इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालना तो बहुत आसान है, जब खुद सैक्रिफाइस करने का वक्त आता है तब आप कर सकते हैं कि नहीं। जब खुद आप क्राइसिस का सामना कर रहे हैं तब आपका चरित्र, एक्चुअल चरित्र बाहर आएगा। बोल बच्चन में और करनी में फर्क होता है, कथनी और करनी में। लेकिन अभिमन्यु के बारे में जब मैं सोच रही थी तो जब पता चला कि अभिमन्यु ने लक्ष्मण मतलब दुर्योधन का बेटा लक्ष्मण का वध किया और दुशासन ने के बेटे ने अभिमन्यु को मारा, तो मैं ये सोच रही थी कि अगेन कि ये जो बैड ब्लड होता है, दुश्मनी होती है, ये पुश्तैनी चलती रहती है कि अगर जस्ट थॉट कि अगर लक्ष्मण और अभिमन्यु ये डिसाइड करते कि यार हम अपने बड़ों को बोले लड़ाई बंद करो या मेक पीस, क्योंकि जो यूथ होती है ना आइडियलिस्टिक भी होती है ना, कि बड़ों को देख रहे क्या कर रहे हैं, तो जो छोटे हैं अगर ये दोनों गए होते, भाई थे ना लक्ष्मण और अभिमन्यु, कि लड़ना बंद करो, यहाँ फादर्स हैं, वहाँ अंकल्स हैं, कि चाचा ताऊजी वगैरह हैं, कि अब लड़ना बंद करो ना। तो ये भी तो एक यूथ का दायित्व होता है ना, कि पैशन तो यूथ में होता है, लेकिन ये समझना कि रॉन्ग राइट इज़ इतना क्लियर नहीं होता है कि ये सही है वो गलत है। भाई दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू समझो, ये इनका पॉइंट ऑफ व्यू समझे, वो इनका पॉइंट ऑफ व्यू। और ये जो हम बड़े होते हैं ना, वी हैव अ वीकनेस फॉर आवर यंग पीपल, तो हम एक दूसरे से नहीं सुनेंगे जो हम अपने बच्चों की सुन लेंगे। तो बच्चों को ये पावर एक्सरसाइज करना चाहिए कि हम आपको कभी हम आपको ज्ञान दे सकते हैं, हम आपको विजडम दे सकते हैं कि लड़ाई बंद करो दीदी, है ना। जब मैं कॉर्पोरेट लाइफ में था, एक मार्केटिंग टर्म था पेस्टर पावर। हाँ। क्योंकि कई चीज़ जो बड़े खरीद रहे हैं, टीवी शीवी, वो एड्स में बच्चों को क्यों दिखाते हैं। अब मार्केटिंग स्ट्रैटेजी ये है कि अगर बच्चों को आकर्षित किया जाए, फिर वो अपने माँ बाप को पेस्टर करते हैं और माँ बाप हार के वो खरीद लेते हैं। Exactly. तो ये एक्चुअली एक स्ट्रैटेजी है, मेरे हिसाब से गलत स्ट्रैटेजी है, क्योंकि बच्चों का ऐसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, अभी ये एक स्ट्रैटेजी बनी थी 1960s में अमेरिका में, अभी तो इंडिया में भी चलता है, पेस्टर पावर बोलते हैं। लेकिन ये पेस्टर पावर अच्छाई के लिए भी किया जा सकता है। हाँ। सिर्फ कंज्यूमरिज्म के लिए नहीं, हाँ। शांति के लिए भी। हाँ। तो यूथ कैन यूज देयर पेस्टर पावर फॉर समथिंग पॉजिटिव, करेक्ट, टू ब्रिंग अबाउट पीस। और पीस तभी आएगा जब हम एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू समझेंगे। हाँ। और शायद ये अभिमन्यु और लक्ष्मण जो दुर्योधन के बेटे जो थे, नॉट लॉर्ड लक्ष्मण ऑफ कोर्स, हाँ, शायद वो ये कर सकते थे। हाँ, यूथ के लिए लेसन, हाँ, लेकिन उसके लिए वर्च्यू सिग्नलिंग मत करें आप। हाँ, और काम करें। हाँ, आउटरीच को स्मार्टली यूज करें, और किसी भी बात, किसी के पहलू के दोनों पॉइंट ऑफ व्यू समझें, एंड बी द पीस मेकर्स, not the protesters so much as peacemakers. That's a good point. There's a difference between protesting and peacemaking. Protesting is easy. हाँ, क्या है, बस धरना लगाना है। Peacemaking is not हमें easy. चाहिए आज़ादी, और फिर घर जाके टीवी देखो। लेकिन पीस मेकिंग इज हार्ड। ठहराव लगता है, पेशेंस लगता है। और पीस मेकिंग अगर आप प्रयत्न करेंगे तो आप जानेंगे कि भाई हर इशू पे स्टैंड नहीं लिया जा सकता है, बिकॉज एवरी इशू इज कॉम्प्लिकेटेड। फिर आप एक इशू पकड़ेंगे और उस पे काम करेंगे। हाँ, यू कांट प्रोटेस्ट ऑन एवरी इशू अंडर द सन, देन आप एक प्रोफेशनल प्रोटेस्टर हैं। आप इशू के गहराई को नहीं समझ रहे। दैट्स ऑल्सो वेरी गुड पॉइंट। अभिमन्यु से कितना सीखा जा सकता है। एक इंटरेस्टिंग थिंग जो पता नहीं इसका कोई डीपर लेसन है कि नहीं,
बोथ कर्ण एंड अभिमन्यु दोनों की मृत्यु में चैरियट के व्हील का एक बहुत गहरा ये समथिंग विच हैड ऑलवेज स्ट्रक मी, और दोनों अर्जुन के लिए महत्वपूर्ण थे। एक अर्जुन का सबसे बड़ा दुश्मन और जेठ भाई, और एक बेटा सबसे प्रिय, और दोनों के चैरियट में पता नहीं इसका व्यास जी ने, वेद व्यास जी ने इसके ऊपर कुछ सोच विचार करके कुछ सिंबॉलिक मीनिंग लगाया था, लेकिन ये हरदम मुझे ये लगा था कि वे दोनों का चैरियट व्हील से बहुत एक गहरा एक बिकॉज वाई चैरियट व्हील, इट कुड हैव बीन एनीथिंग, करेक्ट है ना? व्हील ऑफ धर्मा, व्हील ऑफ धर्मा, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, शायद वो एक सिंबॉलिक मीनिंग है। हाँ। लेकिन हाँ, ये जो भी सब कहते हैं, आई थिंक सबसे महत्वपूर्ण लेसन जो अभिमन्यु के कहानी से है कि एवरी हीरो नीड्स अ मेंटर, बिकॉज ओनली अ मेंटर विल मेक यू अचीव ऑल दैट यू आर केपेबल ऑफ। तो आशा है आप सबको अपना मेंटर मिल जाएगा ताकि यू कैन बी द बेस्ट वर्जन ऑफ वॉट यू कैन बी। और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो, अगर आपको ऐसा लगे कि इस एपिसोड को सुन के आप खुद अपने चक्रव्यूह से शायद थोड़ा बहुत निकल पाएँ, तो प्लीज़ हिट लाइक एंड सब्सक्राइब ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब ह्यूमंस ऑफ महाभारत का अगला एपिसोड लॉन्च हो। तब तक भावना दीदी और मुझे आज्ञा दीजिए। आप सबको बहुत बहुत नमस्कार।